हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू सीरीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन कैसी है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। मैं सस्ते नशे करते ही डोलवो कॉन्टिनेंट में रिकार्नेट हो गया। मुझे लगा मेरी किस्मत में सिर्फ उस तांग सांन से पिटना ही लिखा है। तभी मेरी किस्मत ने कहा, कैसा लगा मेरा मजाक। रिकार्नेट होते ही मुझे एक ऐसा सिस्टम मिला जिससे मेरी स्किल और पावर को तांगसान से हमेशा एक लेवल आगे रहेगी। बस तांगसान एक लेवल आगे बढ़ेगा, मैं ऑटोमेटिकली उससे एक लेवल ऊपर हो जाऊंगा। वह दिन रात पागलों की तरह घिसेगा, मुझे शियाओ गांग की बकवास थ्योरी सुनेगा। मैं घर बैठे उसके सारे थ्योरी अपने आप सीख लूंगा। बाकी लोग डोलुओं में जान लगाकर कल्टीवेशन करते हैं, मेरा काम बस तांगसान को चने के झाड़ पर चढ़ाकर टॉपर बनाना है, क्योंकि तांगसान जितना ज्यादा घिसेगा मैं उतना ही स्ट्रांग बनूंगा। इस वक्त होली स्पिरिट विलेज के पीछे 300 मीटर ऊंची पहाड़ी पर तांगसान सुबह के कोहरे में पहाड़ पर चढ़ रहा था। सुबह की पहली किरण आसमान से निकली भी नहीं थी कि तांगसान पत्थरों पर पैर मारते हुए ऊपर भागने लगा। वो तांग सेठ के आउटर डिसाइपल का पुनर्जन्म था। डोलफ कॉन्टिनेंट में आने के बाद भी उसने एक दिन भी ढील नहीं दी थी। हर सुबह जब सूरज उगता था तो वह उसके पर्पल डिमन आई की प्रैक्टिस का बेस्ट टाइम होता था। पर जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा वह पूरी तरह सन्न रह गया। पहाड़ के उस बड़े पत्थर पर पहले से ही एक 6-7 साल का लड़का बैठा हुआ था। मैं आंखें बंद किए पलथी मार के बैठा था। चेहरा एकदम शांत था, शरीर पर उसकी बूंदें जमी थी और सांसें एकदम गहरी और लंबी थी। इससे पहली नज़र में ऐसा लगता था मानो मैं उस सुबह के कोहरे में ही घुल गया हूँ। तांगसान के कदम रुक गए। उसकी आंखों में पूरा सम्मान और थोड़ी शर्मिंदगी भी थी। उसने कहा, लिंग चुन भैया, मुझे लगा था मैं ही सबसे जल्दी उठता हूँ, पर आप तो मुझसे भी पहले यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो। उसने मेरे शरीर पर ओस देखी तो उसका दिल और दहल गया। यह जो प्रकृति से एक होने का स्टेट था, यह तो तांग सेट के इनर एल्डर्स भी शायद ही कर पाते। लिंग चुन भैया के पास कोई मिस्टिक हेवन रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी सिर्फ अपने टैलेंट से इस लेवल पर पहुंच गए। यह तो सच में गॉड लेवल जीनियस है। उसने डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं की। दबे पांव साइड में गया और पर्पल डिमन आई की प्रैक्टिस करने लगा। इधर मेरी पलकें थोड़ी कांपी और मन ही मन तो गाली निकलने वाली थी। यह पत्थर कितना सख्त है यार, सो के मेरी कमर ही टूट गई। एक ट्रैवलर होने के नाते मैंने +1 सिस्टम बाइंड किया हुआ है। मुझे सच में इस फालतू की मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है। सिस्टम का टारगेट बस तांगसान है। तांगसान की पर्पल डीमन आई का फर्स्ट लेवल तो मेरा डायरेक्ट सेकंड लेवल। तांगसान का मिस्टिक हेवन स्किल फर्स्ट लेवल तो मेरा सीधा सेकंड लेवल। इसलिए कल्टीवेशन करना तो इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अपनी इमेज एकदम कड़क रखनी पड़ेगी। मुझे तांगसान के दिमाग में एक ऐसा बड़ा भाई बनना है जो उससे ज़्यादा जीनियस भी है और उससे ज़्यादा मेहनती भी। जब वो पागलों की तरह घिसेगा तभी तो मैं लेटे लेटे स्ट्रांग बनूंगा। इस सीन को सेट करने के लिए मैं कल आधी रात को ही अपना बिस्तर उठाकर पहाड़ पर आ गया था और जबरदस्ती पूरी रात इस पत्थर पर सोया। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ गया। तांगसान की प्रैक्टिस खत्म हुई। उसकी आंखों की वो पर्पल चमक गायब हो गई। उसने जैसे ही आंखें खोली, मैं भी अपनी कल्टीवेशन समेट रहा था। मेरी आंखों में पर्पल लाइट इतनी गाढ़ी थी कि उसकी लाइट फीकी लग रही थी। तांगसान का दिल जोर से धड़का। पर्पल डिमन आई का तीसरा लेवल नहीं, यह तो शायद चौथे लेवल को छू रहा है। वो जितना सोचता उतना ही शर्मिंदा होता। लिंगचुआ भैया ने मुझे सिर्फ कुछ ही बार प्रैक्टिस करते देखा था। बिना किसी मंत्र के उन्होंने न सिर्फ इसे सीख लिया बल्कि मुझसे मीलों आगे निकल गए। यह टैलेंट तो सच में एकदम खतरनाक है। मैंने धीरे से आंखें खोली और उस पर नजर डाली। शोसान आ गए। तांगसान ने तुरंत खड़े होकर नमस्ते किया। लिंगचुआ भैया, गुड मॉर्निंग। भैया की पावर तो फिर से बढ़ गई है। मैं खड़ा हुआ, एक अंगड़ाई ली और हल्के से उसके सिर पर टपली मारी। पावर बढ़ना, अभी तो बहुत दूर जाना है। श्याओसान, जब तू अभी प्रैक्टिस कर रहा था तो तेरा ध्यान एक पल के लिए भटक गया था। तांगसान का चेहरा एकदम लाल हो गया। भैया, आपने बिल्कुल सही डांटा। मैंने हाथ पीछे किए और एकदम गंभीर आवाज में बोला, कल्टीवेशन नदी में नाव चलाने जैसा है। रुक गए तो पीछे छूट जाओगे। तेरा टैलेंट वैसे भी मुझसे कम है। अगर तूने और दोगुनी मेहनत नहीं की तो आगे चल के इस दुनिया में जहां सिर्फ ताकतवर की चलती है, कैसे टिक्का मुझे देख। मैं यहाँ पूरी रात बैठा रहा, क्या मैंने एक बार भी उफ्ता की? तांगसान की आंखें नम हो गई। उसके पिता तांगहाओ दिन रात शराब के नशे में डूबे रहते थे। घर में तांगसान खुद स्टूल पर चढ़कर खाना बनाता था। मैं गांव का एक अनाथ बच्चा था जिसके माँ बाप नहीं थे। फिर भी मैं अक्सर ओल्ड जैक के दिए अंडे और मीट उसे दे देता था और उसके कपड़े भी सिल देता था। तांगसान के दिल में मेरी जगह भगवान जैसी थी। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग, तांगसान की कल्टीवेशन की इच्छा बढ़ी, कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ी। होस्ट को फीडबैक मिला, ऑल एट्रीब्यूट्स +1। मैंने हाथ पीछे बांधे और पहाड़ से नीचे चलने लगा। घर लौटते हुए घोस्ट शैडो स्टेप्स का यूज़ करियो। प्रैक्टिस का कोई मौका वेस्ट नहीं होना चाहिए। तांगसान तुरंत पीछे लग गया। जी भैया। पहाड़ी के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर तांगसान एकदम तेजी से हवा की तरह भाग रहा था। मैंने भी घोस्ट शैडो स्टेप्स यूज़ किए। मेरी चाल एकदम कैजुअल लग रही थी, पर मैं हमेशा उससे एक कदम आगे ही था। तांगसान मेरी पीठ को घूरते हुए मन ही मन कसम खा रहा था कि एक दिन वो लिंगचुआ भैया को पकड़ के दिखाएगा। वह मुझे कभी निराश नहीं करेगा। गांव वापस आकर हम सीधे तांगसान के उस टूटे फूट मिट्टी के घर पहुंचे। दरवाजे पर एक पुराना लोहार का बोर्ड टंगा था। घर के अंदर शराब की सड़न और बदबू भरी पड़ी थी। तांगसान ने एक्सपर्ट की तरह दलिया निकाला और अचार रखा। पापा, खाना खा लो। पर्दा हटाकर एक लंबा चौड़ा
एकदम बिखरा हुआ मिडिल एज आदमी बाहर आया। यह और कोई नहीं बल्कि छुपा हुआ क्लियर स्काई डोल्वो तांघाऊ था। तांघाऊ ने कटोरा उठाया और गबागब दलिया पीने लगा। उसने मुझ पर एक नज़र डाली और नाक से हू किया, बस यही उसका हेलो था। वो मुझे लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहता था। एक टाइटल डोलो होने के नाते वो मेरी उम्र से कहीं ज़्यादा मैच्योरिटी को भांप सकता था और यह भी देख सकता था कि मैं तांगसान से सच्चा प्यार करता हूँ। मैंने हंसते हुए हाथ हिलाया, तांगहाओ अंकल गुड मॉर्निंग। तभी बाहर से ओल्ड जैक की आवाज़ आई, शाओसान शाओ चौहान घर पर हो क्या? ओल्ड जैक लाठी टेकते हुए अंदर आया और उसने नफरत से तांघाओ को घूरा। तांघाओ, आज कौन सा दिन है, भूल गए क्या? साल में एक बार होने वाली स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी है। आज जल्दी शाओसान को मेरे साथ भेजो। तांघा ने सिर उठाए बिना कहा, अवेकनिंग हो भी गई तो क्या उससे पेट भरेगा क्या? ओल्ड जैक गुस्से में कांपने लगा। तो खुद बेकार है, खुद लोहार बन के बैठ गया सो बैठ गया। अब शाओसान का फ्यूचर भी खराब करना चाहता है। हमारे होली स्पिरिट विलेज से कभी एक स्पिरिट सेंट निकला था। तांघाओ ने ताना मारा, स्पिरिट सेंट कितने सदियों पुरानी बात लेकर बैठे हो? जब देखा कि दोनों फिर से लड़ने वाले हैं मैं तुरंत बीच में आ गया और बड़े प्यार से हंसा, जैक दादा गुस्सा मत हो। तांगा खाओ अंकल, बस शाओसान को घर से दूर नहीं भेजना चाहते, हम अभी आपके साथ चलते हैं। मैंने तांगसान को इशारा किया। तांगसान ने तुरंत ओल्ड जैक का हाथ पकड़ा। जैक दादा चलिए चलते हैं। तांग हाउ की धुंधली आंखों में एक पल के लिए सोने जैसी चमक चमकी, पर उसने फिर से सिर झुकाकर दलिया पीना शुरू कर। गांव के बीचों बीच जो स्पिरिट हॉल की ब्रांच थी वह असल में बस एक बड़ी सी लकड़ी की झोपड़ी थी। मेरे और तांगसान के अलावा बाकी सारे बच्चे आ चुके थे। कमरे में एक 2 साल का लड़का खड़ा था, वाइट यूनिफॉर्म पहने। यह होली स्पिरिट विलेज की अवेकनिंग संभालने वाला ग्रैंड स्पिरिट मास्टर सुयंताओ था। यह वही बंदा है जो हर आइकॉनिक सीन में मिलता है, अंधा डोल्वो सुयंताओ। इसके मुंह से एक बार बेकार निकला नहीं कि सामने वाला गॉड बन जाता है। सुयंताओ एकदम थका हुआ लग रहा। सब आ गए तो शुरू करते। सुनताओं का चेहरा धीरे धीरे उतरता गया और आखिरकार तांगसान का नंबर आया। तांगसान ने उस 6 कोनों वाले सर्कल में कदम रखा। सुनहरी लाइट चमकी। उसके सीधे हाथ की हथेली से एक हल्का नीला घास का पौधा निकला। सुनताओं का तो वही मूड खराब हो गया। फिर से ब्लू सिल्वर ग्रास। क्या होली स्पिरिट विलेज में ब्लू सिल्वर ग्रास का छता है क्या? नेक्स्ट, अब स्पिरिट पावर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लू सिल्वर ग्रास एक कचरा स्पिरिट है, इसमें कोई स्पिरिट पावर नहीं हो सकती। तांगसान की आंखों में उदासी छा गई। मैं लाइन के आखिर से बाहर आया और सीधे सुईताओं की आंखों में देखा। ग्रैंड स्पिरिट मास्टर अंकल अब आ ही गए हैं तो टेस्ट करने में क्या जा रहा है? क्या पता कोई सरप्राइज मिल जाए। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है, वो कोई आम इंसान नहीं है। तांगसान ने झटके से मेरी तरफ देखा। उसका दिल अंदर से भरा आया। पूरी दुनिया उसे कम समझ रही थी, यहाँ तक कि स्पिरिट हॉल के बड़े अफसर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। पर सिर्फ लिंगचुन भैया थे जो हमेशा उस पर बिना किसी शर्त के भरोसा करते थे। सुयंताओं ने भौं सिकोड़ी, पर आखिर में क्रिस्टल बॉल आगे बढ़ा दी। ठीक है, कर लो टेस्ट। वैसे 70% टाइम वेस्ट ही होगा। टांगसान ने गहरी सांस ली और अपना हाथ उस पर रख दिया। अगले ही पल नीली रोशनी का ऐसा ब्लास्ट हुआ कि पूरी लकड़ी की झोपड़ी चमक उठी। सुयंताओं की आंखें फटी की फटी रह गई। लिंगवान भैया की नज़र सच में पार ही थी। सुयंताओ होश में आया पर फिर से सिर हिलाने लगा। अफसोस, बहुत बड़ा अफसोस। अगर कोई भी अटैकिंग स्पिरिट होती, भले ही एक धरती होती, तो भी फुल इनहेरेंट स्पिरिट पावर के साथ यह जीनियस कहलाता। पर किस्मत देखो, निकली तो ब्लू सिल्वर ग्रास। तांगसान की आंखों की चमक थोड़ी और कम हो गई। सुईताओं ने मेरी तरफ देखा। लास्ट वाले तू आजा। मैं बिना किसी हड़बड़ी के सर्कल में गया। तभी दिमाग में आवाज आई, डिंग। टारगेट तांगसान को डिटेक्ट किया गया। ट्विन स्पिरिट्स अवेकन हुई। ब्लू सिल्वर ग्रास अनअवेकन स्टेट और क्लियर स्काई हैमर। होस्ट को स्पिरिट्स मिली, ब्लू सिल्वर किंग और क्लियर स्काई गॉड स्वॉर्ड। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे, पर चेहरे से मैं एकदम शांत था। जैसे ही श्वेताओं की स्पिरिट पावर अंदर गई, मेरे शरीर में 2 गर्म लहरें उठी। सीधे हाथ से पहले एक नीली घास की पत्ती निकली, पर वो तांगसान की ब्लू सिल्वर ग्रास से कहीं ज्यादा चौड़ी और चमकदार थी। उस पर गोल्डन लाइंस थी, जैसे कोई नेचुरल क्राउन हो। आसपास के बच्चों की ब्लू सिल्वर ग्रास स्पिरिट्स बिना उनके कंट्रोल के बाहर निकल आई और सब मेरी तरफ झुक गई, जैसे कोई राजा को सलाम कर रहा हो। सुनता हो तो हक्का बक्का रह गया। यह भी ब्लू सिल्वर ग्रास है? नहीं, यह एक म्यूटेंट ब्लू सिल्वर ग्रास है। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि मेरे उल्टे हाथ में एक कंपन हुआ। एक पुरानी और भारी तलवार की परछाई दिखी। उसकी तीखी पावर इतनी खतरनाक थी कि सुईताओं की स्किन तक शून्य होने लगी। ट्विन स्पिरिट्स सुयंताओं के हाथ से क्रिस्टल बॉल छूटते छूटते बची। इतने छोटे थे टुच्चे गांव में ट्विन स्पिरिट्स निकल आई। सुयंताओं की यह ड्यूटी कोई नॉर्मल काम नहीं था, यह तो सीधे बम्पर लॉटरी लग गई। तांगसान भी भौचका रह गया। उसके पास भी ट्विन स्पिरिट्स थी, पर लिंगचुन भैया के पास ना सिर्फ वो थी, बल्कि उनकी ब्लू सिल्वर ग्रास की पावर उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। आखिर बड़े भाई हैं, स्पिरिट में भी एक लेवल ऊपर ही रहे। सुयंताओं की आवाज़ एक्साइटमेंट से कांपने लगी। बच्चे जल्दी अपनी स्पिरिट पावर टेस्ट कर। मैंने अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखा। एक ऐसी चमकदार लाइट ब्लास्ट हुई कि क्रिस्टल बॉल में ही दरारें पड़ने लगी। सुयंताओं ने कांपते हुए मेरे कंधे पकड़े। तू तो भाई पक्का गॉड लेवल जीनियस है। तुझे हर हाल में स्पिरिट हॉल ज्वाइन करना होगा। तेरे इस टैलेंट को देखकर तो सुप्रीमो खुद से अपना डिसाइपल बना सकती है। साइड में खड़े ओल्ड जैक का मुंह इतना खुला का खुला रह गया कि उसमें अंडा समा जाए। 2 फुल इनहेरेंट स्पिरिट पावर वाले बच्चे, होली स्पिरिट विलेज के पूर्वजों की आत्माएं तो आज तृप्त
हो गई। मैंने तांगसान की तरफ देखा और फिर मजबूती से सिर हिला दिया। ग्रैंड स्पिरिट मास्टर अंकल, मैं इसके लिए हाँ नहीं कह सकता। श्वेताओं परेशान हो गया। पर क्यों? स्पिरिट हॉल के पास इस पूरे कॉन्टिनेंट के बेस्ट रिसोर्सेज हैं। मैंने तंगसान की तरफ इशारा किया और पूरे सीरियस होकर बोला, क्योंकि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, मुझे शाओसान का ख्याल रखना है। अभी आपको भी लगा था कि शाओसान की ब्लू सिल्वर ग्रास एक कचरा स्पिरिट है। स्पिरिट हॉल शायद ही उसे घास डाले। अगर मैं चला गया और इसे अकेला यहाँ छोड़ दिया तो इसके साथ प्रैक्टिस कौन करेगा? इसका ध्यान कौन रखेगा? मेरे दिल में अपनों का साथ हमेशा ताकत से ऊपर आता है। यह बात सीधे दिल पर लगी। तांगसान ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लिंगचुआ भैया ने उसके लिए स्पिरिट हॉल का इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। वो तो आसमान छूने का मौका था। कोई और होता तो कब का उड़ चुका होता। सुयंताऊ भी दंग रह गया। उसका दिल भी थोड़ा पिघल गया। जबरदस्ती का सौदा वैसे भी अच्छा नहीं होता, और ऐसे वफादार बच्चे को जबरदस्ती ले गए तो दुश्मनी ही होगी। उसने एक ठंडी सांस ली। जब तूने मन बना ही लिया है तो मैं जिद नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुझे इसका ख्याल रखना ही है तो तुम दोनों एक साथ नोडिंग सिटी की प्राइमरी स्पिरिट मास्टर एकेडमी में चले जाओ। मैं तुम दोनों को वर्किंग स्टूडेंट का कोटा देता हूँ। स्पिरिट हॉल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैंने तमीज से सिर झुकाया। थैंक यू ग्रैंड स्पिरिट मास्टर अंकल। तांगसान ने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन पक्का इरादा कर लिया। लिंगचुन भैया ने उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। इस जिंदगी में वह अपनी जान देकर भी भैया की हिफाजत करेगा। जिसने भी भैया की तरफ आंख उठाकर देखी, वह सीधा यमराज के घर जाएगा। स्पिरिट हॉल से घर लौटते वक्त ओल्ड जैक किसी बच्चे की तरह उछल रहा था, पर तांगसान लगातार अपने उल्टे हाथ को घूर रहा था। जब ओल्ड जैक पूरे गांव में खुशखबरी सुनाने आगे निकल गया और रास्ते पर सिर्फ हम दो बचे, तो तांगसान ने आखिरकार अपने कदम रोके। लिंगवान भैया, मैंने मुड़कर देखा। क्या हुआ? उसने आसपास देखा कि कोई नहीं है और धीरे से अपना उल्टा हाथ उठाया। एक काली रोशनी चमकी और उसकी हथेली में एक छोटा सा काले रंग का हथौड़ा आ गया, जो इतना दमदार लग रहा था कि किसी बच्चे का स्पिरिट लग ही नहीं रहा था। तांगसान थोड़ा शर्माते हुए बोला, एक्चुअली भैया, मेरे पास भी एक दूसरी स्पिरिट है। तांग सेठ के मिस्टिक है। हेवन रिकॉर्ड्स में लिखा है कि जिस पर पूरा भरोसा ना हो उसे अपनी असली ताकत कभी मत दिखाओ। पर लिंग चुन भैया की बात अलग थी। मैंने उस क्लियर स्काई हैमर को देखा और हल्के से उसका कंधा थपथ पाया। शाओसान ट्विन स्पिरिट्स होना एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, पर यह एक इम्तिहान भी है। मुझे इस बात का शौक नहीं है कि तेरे पास यह है। मुझे खुशी इस बात की है कि तूने खुद मुझे यह बताया। अब आराम से धीरे धीरे आगे बढ़। जब तू पूरा तैयार हो जाएगा तो पूरी दुनिया में कोई तेरे सामने टेक नहीं पाएगा। तांगसान ने सिर हिलाया। पापा ने मुझे सिखाया था कि जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है, हवाएं उसे ही गिराती हैं। पर मैं भैया से कुछ नहीं छुपाना चाहता था। मैंने उसकी पीठ थपथ पाई। जब हम दोनों ही ट्विन स्पिरिट्स वाले हैं तो अब से एक दूसरे पर नजर रखेंगे और साथ में तबाही मचाएंगे। तांगसान का दिल अंदर से एकदम खुश हो गया, मानो वो फिर से मेरे साथ बराबरी पर आकर खड़ा हो गया हो। लोहार की दुकान पर वापस पहुंचे तो तांगहाउ अभी भी शराब पी रहा था। तांगसान ने हिम्मत जुटाई। पापा, मेरी स्पिरिट अवेकन हो गई है। हम नोडिंग सिटी पढ़ने जा रहे हैं। उसने अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास दिखाई। तांगहाउ ने ठंडी नजरों से देखा। पढ़ने क्या करोगे जाके? तो फिर खाना कौन बनाएगा? और इस फालतू की नीली घास में ऐसा क्या है जो तू इतनी प्रैक्टिस कर रहा है? लोहार बनना अच्छा नहीं है क्या? तांगसान परेशान हो गया। अगर मैं स्ट्रांग नहीं बना तो आगे चलकर भैया को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा? मुझे हर हाल में स्पिरिट मास्टर बनना है। टांग हाउ अचानक भड़क गया। उसने शराब की बोतल जमीन पर दे मारी। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। स्पिरिट मास्टर बनके क्या उखाड़ लेगा? अगर तू दुनिया का सबसे ताकतवर स्पिरिट मास्टर भी बन गया तो भी एक नंबर का लूजर ही रहेगा। तांगसान बुरी तरह डर गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके पापा का रिएक्शन इतना अजीब क्यों है। मैं साइड में चुपचाप खड़ा रहा। मुझे अच्छे से पता था कि तांगहाउ के दिल में क्या दर्द छुपा है। तांगसान ने अपने दांत भिए और अपना उल्टा हाथ ऊपर उठाया। क्लियर स्काई हैमर झटके से उसकी हथेली में आ गया। पापा, और अगर मेरे पास ट्विन स्पिरिट्स हो तो तांगहाउ का पूरा शरीर हिल गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने तांगसान की कलाई पकड़ ली। वो टकटकी लगाए उस छोटे हथौड़े को घूरने लगा। उसकी बूढ़ी और थकी आंखों में गहरा शौक, दर्द और पुरानी यादें तैर गई। वो धीरे से बुदबुलाया, ट्विन स्पिरिट्स। इसके पास सच में ट्विन स्पिरिट्स हैं। अगले ही पल उसने झटके से मेरी तरफ देखा। एक खौफनाक कातिलाना एनर्जी किलिंग इंटेंट मुझ पर हावी होने लगी। तांगसान ने भांप लिया कि उसके पापा मेरे लिए खतरनाक हो रहे हैं। वो तुरंत मेरे आगे आ गया और अपनी बाहें फैला दी। पापा प्लीज नहीं, मैंने खुद लिंगान भैया को यह बात बताई थी। तांगहाओ का गुस्सा और बढ़ गया। तुझे अंदाजा भी है कि इस बेवकूफ़ी की वजह से तुझ पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। तांगसान की आंखें गुस्से और डर से लाल हो गई। बस ट्विन स्पिरिट्स ही तो है ना? लिंगचुन भैया यह बात किसी को नहीं बताएंगे। वो खुद भी एक जीनियस हैं और उनके पास भी ट्विन स्पिरिट्स हैं। अभी स्पिरिट हॉल के अफसर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे। उन्होंने बेस्ट रिसोर्सेज देने का वादा किया था। यहां तक कि सुप्रीम पॉन्टिफ भी उन्हें अपना डिसाइपल बना सकती। तांगहाउ की कातिलाना एनर्जी एक पल के लिए रुक गई। तांगसान ने रोते हुए आगे कहा, पर लिंचवान भैया ने मना कर दिया। उन्होंने मेरा ख्याल रखने के लिए, ताकि मैं यहाँ अकेला ना पड़ जाऊं। स्पिरिट हॉल को उनके मुंह पर मना कर दिया। उनके लिए ताकत से बढ़कर अपनों का प्यार है। बाबा लिंचवान भैया मुझे कभी नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं?
अगर आपको उन्हें कुछ करना है तो पहले मुझे मारना होगा, तांगसान आखिरी बार चिल्लाते हुए बोला। मैं उसके पीछे खड़ा हुआ मन ही मन खुश भी हो रहा था और थोड़ा ऑकवर्ड भी फील कर रहा था। भाई क्या मैं सच में इतना अच्छा हूँ? तांग हाउसन रह गया, उस छोटे से बच्चे को देखा और फिर मुझे देखा भी, जो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। उसकी आंखों का वो लाल गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। उसने हाथ छोड़ दिया और वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। इतने सालों से शराब पी पी कर उसने खुद को लगभग बर्बाद कर लिया था। वो कभी का महान क्लियर स्काई डोलो था जो आज एक बच्चे पर हाथ उठाने चला था। तांगहाओ ने आंखें बंद कर ली, मानो वो एक पल में 10 साल बूढ़ा हो गया हो। स्पिरिट हॉल को मना कर दिया। बहुत बढ़िया, सच में बहुत वफादार है, उसने धीमी आवाज में कहा। लिंगचुआ, मैंने बिना डरे जवाब दिया। हाँ तांगहाओ अंकल। तांगहाओ की आवाज एकदम भारी था। शाओ सान का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। जब तुम दोनों ने नोडिंग सिटी जाने का फैसला कर ही लिया है तो जाओ, अब मुझे भी होश में आ जाना चाहिए। अगले 3 महीनों तक कॉन्ग हाउ तांगसान को क्लॉक सिंड्रोम हैमर मेथड क्लॉक हैमरिंग सिखाने लगा। हर दोपहर लोहार की दुकान से टिंग टाटांग की आवाजें गूंजती रहती थी। तांगसान पसीने से तरबतर होकर अपनी पूरी जान से हथौड़ा चलाता था। मैंने दरवाजे के पास एक आराम कुर्सी डाल रखी थी। धूप सेकते हुए मुंह में ब्लू सिल्वर ग्रास दबाए हाथ में पंखा झल रहा था। कभी कभार मैं बीच में टोक देता था, शाओ सान कमर से पूरी पावर नहीं आ रही, उसे स्प्रिंग की तरह यूज कर। वो वाला शॉट हल्का था, तेरा रिदम बिगड़ गया। तांगसान डांट खाते हुए खुद को सुधारता, पर मन ही मन वो मेरा और बड़ा फैन हो गया। लिंचवान भैया भले ही लेटे रहते हैं, पर दिमाग में वह पक्का मुझसे भी एडवांस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ आवाज सुनकर मेरी गलती पकड़ ली। भैया का यह टैलेंट सच में नेक्स्ट लेवल है। डिंग डिटेक्ट किया गया कि तांगसान ने क्लॉक हैमरिंग की बारीकियों को समझ लिया है। उसकी स्किल्स बढ़ गई हैं। होस्ट को मिली नई स्वॉर्ड स्किल, क्लॉक स्वॉर्ड डांसाइस। यह क्लॉक हैमरिंग के रूल पर बेस्ड है। इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्वॉर्ड एनर्जी स्वॉर्ची को अनलिमिटेड टाइम तक स्टक किया जा सकता है। होस्ट की फिजिकल स्ट्रेंथ +1। मैंने मजे से करवट बदली। शौसान बेटा, तू पसीना बहा रहा है, पर तेरा भाई यहाँ दिमागी कसरत कर रहा है। ऐसे ही पागलों की तरह घिसता रहे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। 3 महीने बाद तांगसान ने आखिरकार एक कड़क लोहे का टुकड़ा तैयार कर लिया। उसने खुशी खुशी अपना पसीना पोंछा और मेरी तरफ देखा। भैया, मैंने कर दिखाया। मैंने आंखें खोली, पास पड़ी एक सूखी लकड़ी की डंडी उठाई और हवा में हल्के से लहराई। उस डंडी से पलक झपकते ही हवा में 9 तलवारों जैसे कट स्वार्ड फ्लावर्स बने। फट से वो डंडी लोहे के उस टुकड़े पर लगी। डंडी टूटी नहीं, बल्कि उस कड़े लोहे पर एक गहरा निशान छोड़ गई। तांगसान का शौक के मारे दम रुक गया। भैया ने हथौड़े की उस टेक्निक को तलवारबाजी में मिक्स कर दिया। लिंग चुन भाई सिर्फ मुझे देखते देखते ही इस मुश्किल स्किल को इतना सिंपल बना गए। मैंने लकड़ी फेंक दी और थोड़ा स्वैग दिखाते हुए बोला, शौसान, तेरी इस टेक्निक में अभी भी थोड़ी कमियां हैं, पर एक बिगिनर के हिसाब से काफ़ी सही है। तांगसान थोड़ा डिमोटिवेट भी हुआ और इंस्पायर भी। उसे लगा कि लिंगचुन भैया ने इन 3 महीनों में अपनी खुद की एक नई टेक्निक बना ली। उसे भैया के लेवल तक पहुंचने में अभी ना जाने कितना टाइम लगेगा। मैंने हाथ झाड़े, चलो अब सामान पैक करो, ओल्ड जैक दादा हमें लेने आते ही होंगे। होली स्पिरिट विलेज से नोडिंग सिटी का रास्ता काफी लंबा था। ओल्ड जैक पूरे जोश में था। वह पूरे रास्ते हमें समझाता रहा कि एकेडमी जाकर टीचर्स की बात मानना, लड़ाई मत करना, खाना टाइम पर खाना, क्योंकि अभी तुम्हारी बढ़ने की उम्र है। टांग सा सुनते सुनते पक चुका था, पर उसने देखा कि मैं एकदम शांत चेहरा लिए हल्की मुस्कान के साथ बीच बीच में सिर हिलाकर हाँ कर रहा हूँ। उसने मन ही मन सोचा, लिंगवान भैया यहाँ अपनी मेंटल पीस धैर्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी सिचुएशन में भी उनका चेहरा नहीं बदलता। वह अपनी लाइफ के हर छोटे पल को कल्टीवेशन बना लेते हैं। एक बुजुर्ग की बकवास को भी वह इतनी शांति से सुन रहे हैं। यह सच में मन को शांत रखने की कला है। और एक मैं हूं जो चिढ़ रहा था। मेरी सोच कितनी छोटी है। तांगसान ने तुरंत एक गहरी सांस ली और मेरी तरह एकदम सीरियस होकर सुनने लगा। मैंने उसकी अचानक बनी उस संतो जैसी शक्ल को देखा तो मेरी हंसी छूटते छूटे बची। आखिरकार हमारे सामने नॉर्डिंग लोअर स्पिरिट मास्टर एकेडमी का मेन गेट आ गया। ओल्ड जैक ने अपने कपड़े ठीक किए और हमें आगे ले गया, पर गेटकीपर ने हमें रोक दिया। गेटकीपर ने अपनी नाक फुलाते हुए कहा, क्या काम है इग्गावारों, जरा दूर हटकर खड़े रहो। ओल्ड जैक ने मुस्कुराते हुए हमारा लेटर दिखाया। छोटे भाई, हम होली स्पिरिट विलेज से आए हैं। यह दोनों बच्चे इस साल के वर्किंग स्टूडेंट्स हैं। इनका एडमिशन करवाना है। गेटकीपर ने झटके से लेटर छीना और ताना मारते हुए बोला, होली स्पिरिट विलेज उस फकीर गांव से स्पिरिट मास्टर निकलेंगे, वो भी 2-2 फुल इनहेरेंट स्पिरिट पावर वाले कौवे के घोंसले से कभी कोयल नहीं निकलती। यह लेटर पक्का फर्जी है। उसने लेटर जमीन पर फेंक दिया और ओल्ड जैक को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। तांगसान की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसकी छुपी हुई आस्तीन वाली तीर स्लीव एरो लोड हो चुकी थी, पर मैं उससे भी तेजी से ओल्ड जैक के आगे आकर खड़ा हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उस गेटकीपर को घूरने लगा। अगले ही पल मेरे शरीर से एक छिपी स्वॉर्ड एनर्जी स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज हुई। गेटकीपर को ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन पर सैकड़ों तलवारें रख दी गई हो। उसके पैर कांपने लगे और वह थर थर कांपने लगा। तांगसान का दिल दहल गया। यह नॉर्मल गुस्सा नहीं है, यह तो एकदम गॉड लेवल स्वॉर्ड एनर्जी है। लिंगचुआ भैया ने अपनी स्पिरिट तक यूज नहीं की, बस एक नज़र से उस गेटकीपर का दिमाग हिला दिया। तभी गेट के अंदर से एक भारी और थकी हुई आवाज आई, ठीक है रुक जाओ। मैंने अपनी एनर्जी समेटी और पीछे मुड़कर देखा। एक नॉर्मल कद का थोड़ा पतला आदमी बाहर आया। उसके छोटे काले बाल थे, शक्ल एकदम ऑर्डिनरी थी और हाथ पीछे बंधे थे। उसके पूरे लुक से एक अजीब सा डिप्रेशन
झलक रहा था। गेटकीपर को जैसे भगवान मिल गए हो वो कसमसाते हुए खड़ा हुआ। ग्रैंड मास्टर आप आ गए। यह बंदा और कोई नहीं, यूशियागा था। ग्रैंड मास्टर ने गेटकीपर को इग्नोर किया, झुककर लेटर उठाया, उसकी धूल साफ की और ओल्ड जैक की तरफ देखा। बुजुर्ग जी, अभी जो भी हुआ उसके लिए मैं एकेडमी की तरफ से माफी मांगता हूँ। इन दोनों बच्चों के लेटर्स बिल्कुल असली हैं, इन्हें मेरे हवाले कर दीजिए। ओल्ड जैक की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत थैंक यू कहा। ग्रैंड मास्टर की नज़र तान शान से होते हुए मुझ पर आकर टिक गई। उसकी आंखों का शौक साफ दिख रहा था, क्योंकि अभी जो स्वॉर्ड एनर्जी निकली थी उससे उसके जैसा नाइस लेवल का ग्रैंड स्प्रिट मास्टर भी अंदर से डर गया था। ग्रैंड मास्टर ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे वो बहुत ज्ञानी हो। तुम दोनों बच्चों का टैलेंट काफी अच्छा है, क्या तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहोगे? मैंने उस हवा में उड़ने वाले बंदे को देखा तो मेरी हंसी छूटते छूटते बची। तो यह है यूशियागांग जो खुद को थ्योरी का किंग कहता है, पर खुद कभी तीसरी लेवल पार नहीं कर पाया। उसका वो डायलॉग है ना, कोई भी स्पिरिट कचरा नहीं होती, बस स्पिरिट मास्टर कचरा होता है। सुनने में तो बड़ा फिल्मी लगता है, पर क्या वह खुद इस बात को मानता है? खैर, उसकी थ्योरी की नॉलेज सच में तगड़ी है। अगर यह तांगसान को अपनी थ्योरी से टॉर्चर करेगा तो मजे से घर बैठे बैठे आराम कर पाऊंगा ना। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, आप ही ग्रैंड मास्टर हैं? ग्रैंड मास्टर ने थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, दुनिया की सोच अक्सर छोटी होती है, असली जीनियस कभी अपनी पहचान का मोहताज नहीं होता भाई साहब। फुल स्वैग अंगसान तो इस बात से इंप्रेस हो गया। ग्रैंड मास्टर हमें एकेडमी के अंदर ले आया और ओल्ड जैक को विदा कर दिया। अचानक तांगसान को जैसे झटका लगा, वो खड़ा हो गया और उसने अपना उल्टा हाथ पीछे छुपा लिया। ट्विन स्पिरिट्स होना उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था। लिंगचुन भैया के अलावा इस बंदे ने एक नज़र में कैसे पहचान लिया? ग्रैंड मास्टर ने हाथ हिलाया, पैनिक मत करो, मैंने जो स्पिरिट की टेस्कोर थ्योरीज बनाई है उसी के बेसिस पर मैंने यह अंदाजा लगाया है। इसके बाद वह अपनी थ्योरी का लेक्चर झाड़ने लगा। तांगस तो ऐसे सुन रहा था मानो उसे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी मिल गया हो। मैं साइड में पानी पीते हुए मन ही मन हंस रहा था। घंटा थ्योरी से निकाला, पक्का तुक्का मारा है। इस बीबी डोम के पास भी ट्विन स्पिरिट्स थी। तब तेरी थ्योरी कहाँ घास चढ़ने गई थी जो पहले नहीं बता पाया? खैर, मैंने उसका पोपट नहीं बनाया। जब ग्रैंड मास्टर का लेक्चर खत्म हुआ और उसने तांगसान की आंखों में अपने लिए पूरा सम्मान देखा तो मुझे लगा कि अब सही मौका है। ग्रैंड मास्टर की आंखें चमक उठी। तांगसान, क्या तू मुझे अपना मास्टर मानेगा? मैं तुझे सिखा सकता हूँ कि ब्लू सिल्वर ग्रास के साथ एक असली स्पिरिट मास्टर कैसे बनते हैं। और तुम लिंगचुआ, तुम्हारा टैलेंट इससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अगर तुम मुझे अपना मास्टर मानते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि 20 साल के अंदर पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। तांगसान का मन थोड़ा डोला, पर उसे डर था कि कहीं ग्रैंड मास्टर सिर्फ मुझे ही ना चुन ले। मैंने पानी का गिलास रखा, खड़ा हुआ, कोई नमस्ते नहीं किया बल्कि एक कदम पीछे हट गया। तांगसान ब्लू सिल्वर ग्रास की प्रैक्टिस कर रहा है। एक कचरा स्पिरिट को कमाल की पावर में बदलना, यही उसे चाहिए। शाहूसान का टैलेंट गजब का है, पर उसके पास स्पिरिट की कोई सिस्टेटिक नॉलेज नहीं है। उसे आपके जैसे ज्ञानी टीचर की जरूरत है। मैं एक पल के लिए रुका और मेरे शरीर से एक हल्की सी कड़क स्वॉर्ड एनर्जी निकली। पर मैं अलग हूँ। मेरा रास्ता तलवार का है, जो सिर्फ आगे बढ़ना और हर बंधन को काटना जानता है। आपकी थ्योरी बहुत बड़ी है, पर शायद मेरे जैसे सीधे रास्ते पर चलने वाले के लिए सही ना हो। इसलिए प्लीज आप शाहूसान को अपना डिसाइपल बना लीजिए। वो आपकी थ्योरी को सच साबित करने का सबसे बेस्ट जरिया बनेगा। मेरी यह बात एकदम परफेक्ट थी। इससे ग्रैंड मास्टर की तारीफ भी हो गई, तांगसान का काम भी बन गया और मैंने अपनी अकेले चलने वाले तलवारबाज की इमेज भी सेट कर दी। असल बात तो यह थी कि मुझे यूशियागा के साथ पीठ पर पत्थर बांधकर मैदान के चक्कर नहीं काटने थे। मेरे पास सिस्टम है। मैं लेटे अपग्रेड होने में आलस करता हूँ, तो जबरदस्ती अपने सिर पर एक नया बाप क्यों पालूं? तांगसान की आंखें तुरंत भर आई। उसने अपने दिमाग में यह स्टोरी बना ली कि लिंगचुन भैया ने यह सब सिर्फ उसके लिए किया है। ग्रैंड मास्टर के पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए भैया ने खुद पीछे हटकर उसे बेस्ट मास्टर का मौका दे दिया। वह धड़ाम से ग्रैंड मास्टर के पैरों में गिर गया और 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। मास्टर, प्लीज मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस आवाज में उसका सच्चा प्यार था, जो मास्टर के लिए भी था और मेरे इस सो कॉल्ड सेक्रीफाइस के लिए भी। ग्रैंड मास्टर ने तांगसान को उठाया। उसके चेहरे का वो रूखापन वापस आ गया। ठीक है, आज से तू मेरा पर्सनल डिसाइपल है। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज़ थोड़ी ठंडी हो गई। क्योंकि तू मुझे मास्टर नहीं मानना चाहता तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। आगे चल के अगर कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो मैं एकेडमी के एक नॉर्मल टीचर के तौर पर तुझे बस बेसिक एडवाइस ही दे पाऊंगा। मैं बस मुस्कुरा दिया। मेरे दिल में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑफिस का काम आराम से हो गया। हमें स्कूल की यूनिफॉर्म मिल गई। जैसे ही हम रूम नंबर 7 डॉर्मेट्री 7 के गेट पर पहुंचे, अंदर से भारी शोर शराबा सुनाई दिया। बूम, एक सीनियर वर्किंग स्टूडेंट हवा में उड़ता हुआ बाहर आया और सीधे मेरे पैरों के पास आ गिरा। उसका नाम वांगशंग था। रूम नंबर 7 के बीचों बीच एक महंगे कपड़ों वाला लड़का टेबल पर पैर रख के खड़ा था। उसके पीछे 2 चमचे थे और वो बाकी वर्किंग स्टूडेंट्स को उंगली दिखाकर धमक रहा था। अच्छे से सुन लो, मेरा नाम ल्यू लॉन्ग है। मैं शाओ चेंगू बॉस का आदमी हूँ। मैंने सुना है कि इस साल वर्किंग स्टूडेंट्स में कोई फुल इनहेरेंट स्पिरिट पावर वाला जीनियस आया है। उसे बोलो बाहर निकल के आए। शाओ बॉस का ऑर्डर है। चाहे जो भी जीनियस हो, नोडिंग एकेडमी में आए हो तो कायदे में रहना सीख लो। वर्किंग स्टूडेंट्स गुस्से में थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने अंदर के टूटे फूट गद्दों और बिखरे हुए बिस्तरों को देखा तो मेरी भौहें सिकुड़ गई। यह जगह पहले ही इतनी खटारा थी, ऊपर से इन लोगों ने इसे कबाड़ खाना बना दिया। अब मैं आज रात सोऊंगा कहाँ?
मैंने गेट के अंदर कदम रखा और नॉर्मल आवाज में बोला। ओवे ल्यूलोंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसा। एक और मरने आ गया। तू ही है क्या? वह फुल इनहेरेंट स्पिरिट पावर वाला। मैंने सिर हिलाया और उसकी नज़र उसके पैर के नीचे की टेबल पर टेकी। हाँ, मैं ही हूँ। पहले टेबल से नीचे उतर। तूने टेबल गंदी कर दी है, बाद में मेरे भाई को साफ करनी पड़ेगी। ल्यूलोंग को जैसे कोई जोक मिल गया हो। तेरा भाई तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने अपनी आंखें थोड़ी नीची और क्लियर स्काई गॉड स्वॉर्ड की एक हल्की सी वाइब रिलीज की। ल्यूलोंग को ऐसा लगा जैसे आसपास की हवा एकदम जम गई हो। उसके सामने खड़ा वो छोटा सा बच्चा उससे एक ऐसी तलवार की तरह लगा जो उसकी भौं के बीच छेद करने के लिए तैयार खड़ी हो। अगर उसने एकाध इंच भी पैर हिलाया तो उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। अरे बाप रे, लॉन्गा चिल्लाया। उसके पैर कांप गए और वह टेबल से फिसल कर सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। बाकी लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। उन्हें बस इतना फील हुआ कि मेरे अंदर से कोई भयानक पावर निकली और ल्यूलोंग घुटनों पर आ गया। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। अब तमीज से बात कर सकते हैं। ल्यूलोंग पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। हाँ बॉस, आप ही बॉस हो। मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको नहीं पहचाना। आज से आप रूम नंबर 7 के बॉस हो और मेरे भी बॉस हो। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। यह लड़का कितनी जल्दी पलट गया यार। सच में वक्त के साथ चलना जानता है। नॉर्मल स्टोरी में तो इसे शाऊ बॉस को बुलाकर लाना चाहिए था ताकि मैं उसे दोबारा पीट सकूं। मुझे बॉस बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने एक खाली बेड की तरफ इशारा किया। मेरे पास बिस्तर नहीं है। लॉन्ग तुरंत खड़ा हुआ। मत लो, मेरे पास एक एकदम नया सिल्क का बिस्तर है, मैं अभी लेकर आता हूँ। आपके नहाने धोने का सामान भी मेरी जिम्मेदारी। वांगशिंग रेंगते हुए खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पूरा सम्मान था। बॉस, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। आज से मैं आपके साथ हूँ। चाय पानी जो भी बोलना हो बोल देना। तभी तांगसान अपना बैग लेकर अंदर आया। उसने देखा कि मैं डॉर्मिट्री की इकलौती सही सलामत कुर्सी पर बैठा हूँ। ल्यूंग मुस्कुराते हुए मेरा बिस्तर लगा रहा है और वांगशेंग उसकी हेल्प कर रहा है। तांगसान हैरान रह गया। भैया, मैंने साइड वाले बेड की तरफ इशारा किया। शो सान आ गया। ये हमारे हेल्पफुल क्लासमेट ल्यू लॉन्ग ने गिफ्ट किया है। तू उस वाले बेड पर सो जा। ल्यू लॉन्ग तुरंत आगे बढ़ा। अरे भाई साहब, यही तांगसान भाई है क्या? मैं छोटा लॉन्ग हूँ। आगे से कोई भी छोटा मोटा काम हो तो मुझे याद करना। तांगसान ने भौहें सिकोड़ी। उसे ऐसे चमचे बिल्कुल पसंद नहीं थे। मेन बात तो यह थी कि इस बंदे ने उसका काम छीन लिया था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लिंगचुआ भैया के पास सेवा के लिए उनका भाई काफी है। तांगसान ने ठंडे चेहरे से कहा। जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद के हाथ है। उसने चुपचाप वांग शेंग और ल्यू लॉन्ग को साइड किया। पानी की बोतल उठाई। भैया पानी पी लो। छोटे भाई होने के नाते भैया का ख्याल रखने का हक वो किसी बाहरी को कैसे लेने दे सकता था। डॉर्मेट्री में अभी शांति हुई ही थी कि गेट से एक प्यारी सी आवाज आई। क्या यही रूम नंबर 7 है? सब ने पीछे मुड़कर देखा। पिंक कलर की यूनिफॉर्म पहने एक छोटी लड़की गेट पर खड़ी थी। उसके सिर पर खरगोश के कान वाले हेयर बैंड थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मटक रही थी। वो काफी क्यूट लग रही थी। शाऊ, वो आ चुकी। वो कूदकर कमरे में आई। अपनी कमर पर हाथ रखे बोली, मेरा नाम श्याऊ है, डांस वाला। मैंने सुना है कि यहाँ का रूल है कि जो सबसे स्ट्रांग होगा वही बॉस बनेगा। अभी यहाँ का बॉस कौन है? मुझे उससे फाइट करनी है। सबकी नजरें चाय पीते हुए मुझ पर टिक गई। मैंने चाय का कप रखा और उस 1 लाख साल पुरानी नोटी खरगोश को देखा। मुझे थोड़ी हंसी आ गई। फाइट करने में बहुत आलस आता है। टाइम नहीं है। बॉस मैं ही हूँ, पर मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। तुझे बॉस बनना है तो ले लेफ्टिनेंट। श्याऊ की आंखें चमकी, पर फिर उसे लगा कि यह तो बहुत बोरिंग है। ऐसे कैसे? बिना फाइट किए बात नहीं बनेगी। उसने जोर से पैर पटका। उसकी बॉडी बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ी और उसकी लंबी चोटी सीधे मेरी गर्दन की तरफ लपकी। बिच्छू चोटी लॉक, तमीज से बात कर। अभी वह मेरे 3 फीट पास भी नहीं आई थी कि तांगसान एक भूत की तरह मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। लिंगचुआ भैया का मन नहीं है हाथ उठाने का और यह लड़की भैया पर हमला करने चली है। भैया तलवारबाजी के गॉड है। वो इस छोटी बच्ची के मुंह क्या लगेंगे? ऐसी छोटी मोटी सिचुएशन को संभालने के लिए उनका ये भाई काफी है। तांगसान ने घोस्ट शैडो स्टेप्स का यूज किया। झटके से शाऊ की कलाई पकड़ी और कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन टेक्निक से उसे साइड फेंक दिया। दोनों ने पलक झपकते ही कई मूव्स एक्सचेंज किए। शाऊ की मूव्स काफी फ्लेक्सिबल थी और तांगसान की चाल एकदम अजीब थी। आखिर में तांगसान ने उसे लड़की समझकर ज्यादा जोर से नहीं मारा और शाऊ भी तांगसान की पावर देखकर हैरान रह गई। शाऊ की आंखें चमक उठी। अरे वाह, तुम तो काफ़ी स्ट्रांग हो। तुम उस चुपचाप बैठे रहने वाले बंदे से कहीं ज़्यादा बेटर हो। अब मैं उसे चैलेंज नहीं करूंगी, मैं तुम्हें चैलेंज करूंगी। तांगसान मेरे आगे खड़ा रहा और उसे ठंडी नज़रों से घूरते हुए बोला, तू मुझे चैलेंज कर सकती है पर मेरे भैया के आराम में खलल मत डालना। और सुन, मेरे भैया ने तुझ पर हाथ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि तेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने। अगर वह सच में हाथ उठा देते तो तू अब तक एक लाश बन चुकी होती। श्याव उसकी इतनी सीरियस शक्ल देखकर थोड़ा डर गई। उसने अपनी जीभ चिढ़ाई। हट, बड़ी बड़ी बातें फाइट नहीं करनी तो मत करो। मैं पीछे बैठा तांगसान के इस ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर को देखकर मन ही मन बेहद खुश हो रहा था। मैंने उठकर तांगसान के कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, शाऊसान्स क्लासमेट्स हैं, इतना काफ़ी है। शाऊ वो नाम है ना तुम्हारा। आज से इस डॉर्मेटरी की साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। शाऊ तुरंत भड़क गई। क्यों भला? मैंने एकदम सीरियस होकर कहा, जो बॉस होता है उसी की जिम्मेदारी होती है डॉर्मेट्री को साफ रखना। यह यहाँ का पुराना रूल है। यकीन नहीं आता तो पुराने बॉस वांगशेंग से पूछ लो। शाऊ ने मुझे देखा, फिर उस कड़क
दिखने वाले तांगसान को देखा। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वांगशेंग ने साइड में खड़े होकर पागलों की तरह सिर हिलाया। उसकी हंसी छूटने ही वाली थी। अगली सुबह यू शियागांग डॉर्मेट्री के गेट पर आया। शौसान रेडी हो? आज मैं तुम्हें पहला स्पिरिट रिंग दिलाने के लिए हंटिंग स्पिरिट फॉरेस्ट ले जा रहा हूँ। तांगसान पहले से ही रेडी था, पर वो तुरंत नहीं चला। उसे लगता था कि मेरा टैलेंट तो बहुत है, पर मैं थोड़ा घमंडी हूँ। जब तक मैं 1-2 बार ठोकर नहीं खाऊंगा, तब तक मुझे थ्योरी की वैल्यू समझ नहीं आएगी। ग्रैंड मास्टर ने भार आई आवाज में कहा, तांगसान, हंटिंग स्पिरिट फॉरेस्ट कोई बच्चों का खेल नहीं है। अकेले तुम्हारा ख्याल रखने में ही मुझे काफी ध्यान देना होगा। अगर एक और बढ़ गया तो तांगसान अचानक घुटनों के बल बैठ गया। मास्टर प्लीज मान जाइए। लिंगवान भैया ने सिर्फ मेरे लिए आपको अपना मास्टर मानने से मना कर दिया। अगर उन्हें स्पिरिट रिंग नहीं मिला तो हम साथ में प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अगर आप उन्हें नहीं ले जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ग्रैंड मास्टर सन रह गया। मैं अपनी आंखें मलता हुआ उठा। मेरा चेहरा एकदम मासूम था। ग्रैंड मास्टर ने एक ठंडी सांस ली। ठीक है, पर मैं पहले ही साफ कर दूं। लिंचवान, तू मेरा डिसाइपल नहीं है। फॉरेस्ट के अंदर जो भी ऑर्डर दूं उसे मानना पड़ेगा। अगर खुद की मर्जी से कहीं भागा और कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने एक जम्हाई ली और आराम से अपने जूते। टेंशन मत लो ग्रैंड मास्टर, मुझे अपनी जान सबसे प्यारी है। मैं पक्का आपके पीछे ही छुपा रहूंगा। असल में मैं खुद सोच रहा था कि एक स्पिरिट रिंग का जुगाड़ कैसे करूं। सिस्टम से लेवल्स तो बढ़ जाते हैं, पर दिखाने के लिए एक स्पिरिट रिंग तो चाहिए ना। ग्रैंड मास्टर के साथ फॉरेस्ट का एक चर लगाऊंगा तो दुनिया के सामने एक बहाना मिल जाएगा। पूरे रास्ते ग्रैंड मास्टर मेरे सामने अपना खोया हुआ स्वैग वापस पाने के लिए और तांगस को सिखाने के लिए पागलों की तरह थ्योरी झाड़ता रहा। देखो, वो कलर्ड कैट पैटर्न वाली बिल्ली है। 10 साल की स्पिरिट बिस्ट है। ज्यादा अटैकिंग नहीं होती। वह लोनली बंबू अकेला बांस है। एक प्लांट टाइप स्पिरिट बीस्ट है। तांगसान बकायदा नोट्स बना रहा था। और मेरी बात करें तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। हाथ में एक घास की डंडी लेकर हिला रहा था। तभी उनके सामने एक हल्की हरी चमक वाला लोनली बंबू आया। ग्रैंड मास्टर ने उसकी तरफ उंगली उठाई और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, तांगसान, इस लोनली बंबू को देखो। भले ही यह सिर्फ 10 साल का है, पर यह काफी मजबूत और कड़क होता है। अगर तुम इसे अब्सॉर्ब करते हो तो तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास और ज्यादा कड़क हो जाएगी, जो एक कंट्रोल टाइप के रास्ते के लिए एकदम परफेक्ट है। टांगस कुछ सोचने लगा। बसंत की हवा चलते ही घास फिर से उगाती है। अगर सिर्फ मजबूत और कड़कपन ही चाहिए तो सीधा हथौड़ा क्यों ना चलाएं? हथौड़ा क्या इस बांस से ज्यादा कड़क नहीं होता? मैंने चलते चलते एक घास की पत्ती तोड़ी। ब्लू सिल्वर ग्रास का असली नेचर कभी ना खत्म होने वाली लाइफ फोर्स जीवंता है। अगर इसकी इस लाइफ फोर्स को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाया जाए तो चाहे कोई कितना भी बांधने की कोशिश करे या डिफेंस करे, उसे कौन तोड़ पाएगा? और अगर किसी ने तोड़ भी दिया तो वो उसी पल फिर से उग जाएगी। यह होता है सबसे खतरनाक कंट्रोल। यह बात तांगसन के दिमाग में बिजली की तरह कड़की। लाइफ बसंत की हवा चलते ही फिर से उगाना। ग्रैंड मास्टर उसे सिखा रहा था कि ब्लू सिल्वर ग्रास को एक रस्सी या बेल बनाओ, उसमें जहर और कड़कपन लाओ। पर शुरुआती लेवल पर इस लाइफ फोर्स वाले नेचर में कोई अटैकिंग पावर नहीं होती। तो क्या तांगसान को सिर्फ एक हीलिंग वाला स्पोर्ट स्पिरिट मास्टर बनना था? ब्लू सिल्वर ग्रास वैसे ही एक नॉर्मल स्पिरिट है। अगर उसे कंट्रोल और जहर का रास्ता देकर उसकी अटैकिंग पावर को नहीं बढ़ाया गया तो वह सच में कचरा बनकर रह जाएगी। ग्रैंड मास्टर की यह बात सुनने में सही लगती थी, पर प्रॉब्लम यह थी कि उसने फिर से सीच को ब्लूस बहुत छोटा कर दिया था। तांगसान बीच में फंस गया। उसे लगा कि मास्टर की बात भी सही है और भैया की बात और भी ज्यादा सही है। मुझे कोई बहस नहीं करनी थी। मैंने उस घास की पत्ती को साइड में फेंक दिया। प्रैक्टिकल करने से ही असली बात पता चलती है। शौसान, अपने मास्टर की सुनो। आखिर वो इस काम में प्रोफेशनल है। मेरी इस प्रोफेशनल वाली बात को सुनकर ग्रैंड मास्टर को यह बात सुनने में कितनी ही अजीब क्यों ना लगी हो, पर तांगसान ने अपने दिमाग में इसका अलग ही मतलब निकाल लिया। भैया पूरी सिचुएशन को संभाल रहे हैं। भले ही उनका रास्ता अलग है, पर उन्हें अच्छे से पता है कि मुझ में अभी किस चीज़ की कमी है। मेरी स्पिरिट पावर कम है और मुझे रियल फाइट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए अभी मेरे लिए मास्टर क्या बताए, सेफ रास्ते पर चलकर खुद को प्रोटेक्ट करना ही बेस्ट है। भैया खुद विलेन बनने को तैयार हो गए ताकि मैं बिना किसी टेंशन के सीख सकूं। तांगसान ने मेरी उस सुस्त पीठ को देखा तो उसकी आंखें एक बार फिर भर आईं। रात होते ही तीनों ने हंटिंग स्पिरिट फॉरेस्ट में कैंप लगा लिया। ग्रैंड मास्टर एक तरफ लूस संपाओं को मूली खिला रहा था और दूसरी तरफ तांगान के दिमाग में स्पिरिट्स का ज्ञान भरे जा रहा था। स्पिरिट बीस्ट की आदतों से लेकर स्पिरिट पावर के फ्लो तक और फिर अपनी 10 कोर थ्योरीज तक तांग सब कुछ एकदम ध्यान से सुन रहा था। उसकी कमर एकदम सीधी थी और वह बीच बीच में काफी डीप सवाल भी पूछ रहा था। ग्रैंड मास्टर उसे देखकर बेहद खुश हो रहा था। दूसरी तरफ मुझे देखो, मैं पहले ही एक बढ़िया सा पेड़ ढूंढकर तने से टेक लगाए, दोनों हाथ सिर के पीछे रख के अपने ऊपर एक बड़ा सा पत्ता ओढ़कर सो चुका था। कुछ ही देर में मेरी हल्की हल्की खर्राटों की आवाज आने लगी। ग्रैंड मास्टर ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा एटीट्यूड था। फुल इनहेरेंट स्पिरिट पावर हुई तो क्या, ट्विन स्पिरिट्स हुई तो क्या, जिसके पास स्ट्रांग बनने की चाहत ही ना हो और नॉलेज के लिए इज्जत ना हो, उसका टैलेंट तो बस हवा हवा ही है। पर अभी वह तांगसान के फ्यूचर में गॉड बनने और मुझे नीचा दिखाने के सपने देख ही रहा था कि अचानक सीन बदल गया। शूश एक अजीब सी गंदी बूदार हवा चेहरे पर लगी। झाड़ियां तेजी से हिलने लगी। आसपास का टेम्परेचर अचानक गिर गया और पूरे कैंप में एक अजीब सा प्रेशर छा गया। ग्रैंड मास्टर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। गड़बड़ है, कोई जहरीला जीव आ रहा है।
शोसान अपनी सांस रोको, लुओ संपाओ पाद मारो। उसका पीला स्पिरिट रिंग चमका। लसंपाओ ने अपनी कमर उचकानी शुरू की और धड़ाम से एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके की लाइट में सबको आने वाला खतरा साफ दिखा। वह लगभग 4 मीटर लंबी गहरे हरे रंग की एक बहुत बड़ी नागिन थी। ग्रैंड मास्टर की तो आवाज ही कांप गई। दतूरा स्नेक, दतूरा नाग, वो भी लगभग 1400 साल का। ऐसा स्पिरिट बीस्ट इस आउटर एरिया में क्या कर रहा है? दतूरा स्नेक का जहर बहुत डेंजरस होता है। उसकी स्पीड बिजली जैसी होती है और उसकी बॉडी लोहे की तरह कड़क होती है। यह युयागांग जैसे लिमिटेड अटैक वाले ग्रैंड स्पिरिट मास्टर के लिए साक्षात यमराज था। वह लो संपाओ के पास से भड़क चुका था। उसने अपनी बॉडी को स्प्रिंग की तरह उछाला और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सीधे ग्रैंड मास्टर पर लपका। ग्रैंड मास्टर ने धुएं का यूज करके भागने की सोची, पर दतूरा स्नेक ने हवा के फ्लो से उसकी पोजीशन लॉक कर ली थी। उसने अपनी पूंछ से एक जोरदार शॉट मारा जिससे लुओ संपाव हवा में उड़ गया और ग्रैंड मास्टर भी सीधे पेड़ के तने से जा टकराया। ग्रैंड मास्टर का हाथ कट गया था और जहर तेजी से फैलने लगा। तांगसान चिल्लाया। मास्टर ग्रैंड मास्टर ने अपने घाव को पकड़ा। उसका चेहरा एकदम लाचार था। शाओसान भागो, इस दतूरा स्नेक को हम नहीं हरा सकते। दतूरा स्नेक ने अपना सिर घुमाया और उसकी ठंडी जहरीली आंखें मुझ पर और तांगसान पर टिक गई। तांगसान की आंखों में गुस्सा चमका। उसकी स्लीव एरो सीधे सांप की आंख पर निशाना साध चुकी थी। मास्टर उन्हें बचाने के चक्कर में घायल हुए थे। अगर वह भाग गया तो तांग सेठ का डिसाइपल कहलाने के लायक नहीं रहेगा। तांग सेठ के लोग मर सकते हैं पर पीठ दिखाकर भाग नहीं सकते। जब वह अपनी जान दांव पर लगाने ही वाला था, मैंने हल्के से उसका कंधा दबाया। शाओसान पीछे हटंगसान परेशान हो गया। यह दतूरा स्नेक है, इसकी स्पीड बहुत तेज है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, एक जमाई ली और मेरी आवाज एकदम ठंडी थी। मेरे सोने के टाइम पर हुड़दंग मचाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे पता नहीं है कि बढ़ते बच्चों के लिए नींद कितनी जरूरी है? आधी रात को डिस्टर्ब करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस खतरनाक स्पिरिट बीस्ट के सामने भी मैंने क्लियर स्काई गॉड स्वॉर्ड को समन नहीं किया। मुर्गी मारने के लिए कसाई के चाकू की क्या जरूरत? 14 साल के इस छोटे से सांप के लिए गॉड स्वॉर्ड यूज करना तो सांप की बेइज्जती होगी। मैंने अपना सीधा हाथ उठाया। हथेली से एक चमकदार ब्लू गोल्डन लाइट निकली। ब्लू सिल्वर किंग स्पिरिट में भले ही कोई स्पिरिट रिंग ना हो, पर उसकी राजा वाली वाई भी अलग लेवल की थी। मैंने उंगली से एक हल्का सा इशारा किया और आसपास की नॉर्मल ब्लू सिल्वर ग्रास को जैसे अपने राजा का ऑर्डर मिल गया हो, वो पागलों की तरह बढ़ने लगी और पलक झपकते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा जाल बनाकर हवा में लपकते हुए दतूरा स्नेक को वहीं जकड़ दिया। दतूरा स्नेक ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसके स्केल से कई सारी बेलें कट भी गई, पर जैसे ही बेल कटती वो तुरंत अपनी आंख के सामने फिर से वैसे ही उग जाती। वो उसे और मजबूती से जकड़ती जा रही थी। यह वही चीज थी जिसके बारे में मैंने सुबह बात की थी, कभी ना खत्म होने वाली लाइफ फोर्स। दतूरा स्नेक डर के मारे फुफकारने लगा। उसकी बॉडी की पूरी पावर उन बेलों के जरिए धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ग्रैंड मास्टर तो एकदम सन्न रह गया। बिना किसी स्पिरिट रिंग के ब्लू सिल्वर ग्रास में इतनी पावर कैसे हो सकती है? सिर्फ लाइफ फोर्स के दम पर 14 साल के दतूरा स्नेक को पूरी तरह लॉक कर दिया। यह तो मेरी थ्योरी के बिल्कुल बाहर है। मैंने उन बेलों को थोड़ा और टाइट किया जिससे दतूरा स्नेक की आंखें बाहर आने लगी और उसकी हड्डियां चटकने लगी, पर मैंने उसे जान से नहीं मारा। शाओसान तांगसान झटके से होश में आया। मैंने उसकी तरफ देखा। यह हिल नहीं सकता। अब तू संभाल। तांगसान का दिल शौक के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। यह है लिन चुन भैया का लाइफ फोर्स वाला रास्ता। बिना किसी जहर के, बिना किसी हार्ट अटैक के, सिर्फ अनलिमिटेड ग्रोथ और रीजनेशन के दम पर 4 साल के दतूरा स्नेक को घुटनों पर ला दिया और भैया खुद इसे मारकर इसका स्पिरिट रिंग ले सकते थे, पर उन्होंने यह मौका मेरे लिए छोड़ दिया। तांगसान ने अपनी छोटी कटार को कसकर पकड़ा। थैंक यू भैया। उसकी पर्पल डिमनाई ने सांप के वीक पॉइंट को लॉक किया। कटार बिजली की तरह चमकी और सीधे सांप की आंखें आर पार हो गई। दतूरा स्नेक कुछ बार छटपटाया और फिर एकदम शांत हो गया। एक पीला यानी हो साल वाला स्पिरिट रिंग धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। ग्रैंड मास्टर के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही। उसने अपने घाव को दबाए हुए मेरी तरफ देखा। लिंचवान, तुम्हारी यह स्पिरिट मैंने ऐसे ही कोई भी कहानी गढ़ दी। शायद यह कोई म्यूटेंट ब्लू सिल्वर ग्रास है। मेरे दादा परदादा शायद किसानी करते होंगे, इसलिए मैं घास काफी अच्छी उगा लेता हूँ। ग्रैंड मास्टर, पहले आप अपना जहर निकाल लीजिए वरना थोड़ी देर में हाथ काटना पड़ जाएगा। ग्रैंड मास्टर को तब जाकर होश आया। उसने तुरंत अपनी दवा निकाली। टांगस बल्थी मारकर बैठ गया और स्पिरिट रिंग को अब्सॉर्ब करने लगा। लगभग 4 साल के दतूरा स्नेक की पावर काफी कड़क थी। वह उसकी नसों में पागलों की तरह दौड़ रही थी। वह अपने दांत भी सब बर्दाश्त कर रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और वह कांप रहा था। जब मुझे कंफर्म हो गया कि तांगसान मरेगा नहीं तो मैं साइड की झाड़ियों की तरफ चल दिया। सिस्टम लाओ मेरा रिवॉर्ड। डिंग बधाई होस्ट को। तांगसान को दतूरा स्नेक का स्पिरिट रिंग दिलाने में हेल्प करने के लिए आपका रिवॉर्ड रेडी है। होस्ट को मिलेगी एक मरती हुई टॉप लेवल प्लांट टाइप स्पिरिट बीस्ट। मैंने सिस्टम के बताए रास्ते के हिसाब से झाड़ियों को हटाया। एक पुराने पेड़ की जड़ के पास एक अजीब सी सुनहरी बेल लिपटी हुई थी। उसकी पत्तियों पर सूरज जैसी लाइंस थी और उससे एक गर्म एहसास हो रहा था, पर उसकी जड़ को किसी चीज ने काट दिया था जिससे उसकी लाइफ फोर्स बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। मेरा दिल एक पल के लिए थमा। ग्रेट सन गोल्डन क्रोवाइन महासूर्य स्वर्ण काकबेल टॉप लेवल फायर और लाइफ एट्रीब्यूट वाला प्लांट जिसके अंदर पुराने टाइम के गोल्डन क्रो स्वर्ण का खून है। एकदम कड़क, गर्म और कभी ना खत्म होने वाली लाइफ फोर्स, भले ही यह सिर्फ 1000 साल से थोड़ी ज्यादा की है।
पर पहले स्पिरिट रिंग के हिसाब से यह सारे लेवल्स को पार कर चुकी है। मैंने तुरंत कैंप की तरफ हाथ हिलाया। ग्रैंड मास्टर जल्दी यहाँ आओ, यहाँ एक बहुत बड़ी चीज है जो मरने वाली है। ग्रैंड मास्टर अभी पट्टी बांधकर फ्री हुआ था। वह जैसे ही पास आया उसकी सांसें थम गई। यह कौन सा प्लांट है? इसकी लाइंस और लेंथ देखकर लग रहा है कि यह कम से कम 1000 साल की है। इसकी जड़ यहाँ किसने काटी? मैंने अनजान बनते हुए कहा। शायद उसी सांप ने काट दी होगी। ग्रैंड मास्टर, यह मरने वाली है, क्या मैं इसे अपना पहला स्पिरिट रिंग बना सकता हूँ? ग्रैंड मास्टर ने तुरंत डांटा। बेवकूफ़ी मत करो, यह 1000 साल की स्पिरिट बीस्ट है। पहले स्पिरिट रिंग की मैक्सिमम लिमिट 24 साल होती है। अगर तुमने इसे अब्सॉर्ब किया तो तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। पर जब तक उसने बोलना खत्म किया मैं पहले ही जमीन पर पलथी मार के बैठ चुका था। ग्रैंड मास्टर, थ्योरी तो बस थ्योरी होती है, लाइफ में कभी कभी चांस लेना पड़ता है। अगर मैं इस स्पिरिट रिंग को अब्सॉर्ब करने बैठा हूँ तो मुझे पता है कि मैं इसका प्रेशर झेल लूंगा। मैंने सीधे अपनी स्पिरिट पावर को एक्टिवेट किया। वो गोल्डन क्रोवाइन पहले ही मरने की हालत में थी, इसलिए उसका स्पिरिट रिंग तुरंत बाहर आया और मेरे शरीर के चारों तरफ घूमने लगा। ग्रैंड मास्टर गुस्से में उछलने लगा। पागल है तू, बिल्कुल पागल हो चुका है। उसने लाचारी में अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो अपनी आंखों के सामने मुझे ब्लास्ट होते हुए देखने के लिए तैयार हो। पर 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, मेरे रिश्ते से खून की एक बूंद भी नहीं निकली, बल्कि मेरा चेहरा और ज्यादा चमकने लगा और मेरी सांसें एकदम गहरी और कड़क हो गई। वो खतरनाक गोल्डन क्रो की पावर मेरे शरीर के अंदर एकदम शांत हो गई और मेरी पूरी बॉडी का लेवल बदलने लगा। मेरी मसल्स और टाइट हो गई, हड्डियां और मजबूत हो गई। मैंने जैसे ही मुट्ठी भी, मुझे अपने अंदर एक ब्लास्टिंग पावर फील हुई। मेरी स्पिरिट पावर भी 10 लेवल से सीधे बढ़कर 50 लेवल पर पहुंच गई। डिंग 1000 साल की ग्रेट सन गोल्डन क्रो वाइन का स्पिरिट रिंग सक्सेसफुली अब्सॉर्ब हो गया है। आपको मिला आपका पहला स्पिरिट स्किल, गोल्डन क्रो पोजीशन। आप गोल्डन क्रो की आग को समन करके उसे अपनी ब्लू सिल्वर किंग या खुद की बॉडी पर लगा सकते हैं, जिससे आपको एक्सट्रीम बर्निंग और रीजनेशन की पावर मिलेगी। मैंने आंखें खोली। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरी नज़र साइड में खड़े उस हके बके ग्रैंड मास्टर पर पड़ी। ग्रैंड मास्टर, लगता है मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया। ग्रैंड मास्टर की पूरी थ्योरी की दुनिया ही हिल गई। पहला स्पिरिट रिंग ही 1000 साल का। क्या यह साइंस है? क्या यह लॉजिकल है? इम्पॉसिबल। पक्का यह प्लांट एकदम मरने की हालत में था और इसकी पूरी पावर खत्म हो चुकी थी, इसलिए इसे जैकपॉट मिल गया। वरना उसकी बनाई वो मैक्सिमम लिमिट की थ्योरी को एक सोने वाला बच्चा भरे बाजार में ऐसे कैसे जुटला सकता था? तभी तांगसान भी अपना प्रोसेस पूरा करके उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी बॉडी की नई पावर और उस पीले 100 साल वाले स्पिरिट रिंग को देखा तो वह अंदर से बेहद खुश हुआ। 400 साल का धतूरा स्नेक का स्पिरिट रिंग, वो आखिरकार एक असली स्पिरिट मास्टर बन गया था। तांगसान बिना कोई टाइम वेस्ट किए मुझे दिखाना चाहता था। भैया दिक्कत को, पर उसकी बात आधी ही रह गई और वो वहीं जम गया। मैं झाड़ियों से बाहर आया और मेरे शरीर के चारों तरफ एक बेहद ही रॉयल पर्पल कलर का स्पिरिट रिंग धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। पर्पल कलर 1000 साल का स्पिरिट रिंग। टंगसान ने अपनी आंखें मली। उसे लगा कि उसे कोई वहम हुआ है। मास्टर ने साफ साफ कहा था कि पहले स्पिरिट रिंग की बेस्ट लिमिट सिर्फ 400 साल से थोड़ी ज़्यादा होती है। मैंने इतनी मेहनत की, मैं दर्द से बेहोश होने वाला था, तब जाकर 400 साल का रिंग मिला और भैया बस साइड में एक चक्कर लगाने गए और सीधे 1000 साल का रिंग ले आए, वो भी इतने आराम से जैसे पानी पी रहे हो। तांगसान का वो छोटा सा एटीट्यूड एक पल में चकनाचूर हो गया। भैया सच में जो भैया हैं, चाहे थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, वो हमेशा सबसे 2 कदम आगे ही रहते हैं। मैंने तांगस के कंधे पर हाथ रखा। शसान, यह तो बस मेरी किस्मत अच्छी थी। मैंने अभी देखा कि एक प्लांट सूख कर मरने वाला था। मुझे तरस आ गया तो मैंने उसका रिंग ले लिया। मुझे क्या पता था कि वह 1000 साल का निकलेगा। ग्रैंड मास्टर, लगता है कभी कभी किताबों पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। ग्रैंड मास्टर का चेहरा एकदम उतर गया, पर वह कुछ बोल नहीं पाया। उसने ऑकवर्ड होकर 2 बार खांसा। यह बस एक एक्सेप्शन है, इसे हर कोई नहीं कर सकता। तांगसान को थोड़ा शौक तो लगा, पर उसने तुरंत खुद को संभाला और बड़े प्यार से मेरी तरफ देखा। बधाई हो लिनचान भैया, भैया के साथ सच में भगवान हमेशा रहते हैं। मैंने हंसते हुए उसे थपथ पाया। दोनों को बधाई, दोनों को बधाई। आजा शौसान, जरा एक बार ट्राई करते हैं, मैं भी अपनी नई स्किल चेक कर लूँ। तांगसान ने जैसे ही सुना कि उसे मेरे साथ फाइट करने का मौका मिल रहा है, वो एकदम फॉर्म में आ गया। भले ही उसके स्पिरिट रिंग साल कम थे, पर उसे दतूरा स्नेक के रिंग के कंट्रोल पर पूरा भरोसा था। उसने एक्साइटेड होकर सिर हिलाया। ठीक है भैया, आपको दिखाता हूँ जो मास्टर ने मुझे कंट्रोल सिखाया है। उसका पीला स्पिरिट रिंग चमका। फर्स्ट स्पिरिट स्किल, बाइंडिंग, लपेटना। लगभग 10 तोल ब्लू सिल्वर ग्रास की बेलें दतूरा स्नेक के जहर और कड़कपन के साथ सीधे मेरी तरफ लपकी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरा पहला स्पिरिट रिंग चमका। फर्स्ट स्पिरिट स्किल, गोल्डन क्रोपेशन। बूम, एक बेहद ही मोटी सुनहरी आग से दहकती हुई ब्लू सिल्वर किंग की बेल झटके से बाहर निकली। उसने तांगसान की उन बेलों को पूरी तरह इग्नोर किया और एक मक्खी की तरह उसकी सारी ग्रास को हवा में ही उड़ाकर रख दिया। चाहे कड़कपन हो, पावर हो या वह दहकती हुई लाइफ फोर्स, दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं था। तांगसान जमीन पर बिखरी हुई घास को देखता रह गया। उसे अपनी लाइफ पर ही डाउट होने लगा। यह है भैया की ब्लू सिल्वर किंग। मेरा यह जहर और कंट्रोल भैया के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया।
मैंने अपनी स्पिरिट वापस ली, आगे बढ़ा और तांगसान के सिर को सहलाया। ज्यादा सोच मत शौसान, तेरा धतूरा स्नेक का रिंग बहुत स्ट्रांग है, उसका जहर और कंट्रोल दोनों काफ़ी सही है। मेरा यह तो बस एक म्यूटेशन है जो दोबारा नहीं हो सकता। हर किसी का अपना एक रास्ता होता है। तू ग्रैंड मास्टर के साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर और अपने कंट्रोल को टॉप लेवल पर ले जा। आगे चल के तू बहुत बड़ा नाम कमाएगा और वैसे भी तेरा भाई थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, तभी तो तुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा ना, सही कि नहीं? तांग संगान के दिल की वो उदासी एक पल में गायब हो गई और उसका दिल पूरी तरह भराया। भैया कितने अच्छे हैं यार, मेरा ईगो हर्ट ना हो इसलिए उन्होंने अपनी इतनी बड़ी पावर को बस किस्मत और म्यूटेशन का नाम दे दिया। 1000 साल का स्पिरिट रिंग सामने था, फिर भी भैया ने सारे रूल्स तोड़कर मौत का सामना किया। यह हिम्मत थी। सबसे बड़ी बात है, तांगसान ने अपनी मुट्ठियां भी, वो भैया से ज्यादा पीछे नहीं छूट सकता। वो अपने कंट्रोल को एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाएगा ताकि आगे चलकर वह भैया की सबसे मजबूत ढाल बन सके। यूशियागांग इस पूरे भाईचारे वाले सीन को देख रहा था। उसका चेहरा अभी भी खराब था, पर उसकी नजरें बदल चुकी थी क्योंकि उसे अचानक यह फील होने लगा था कि जिस थ्योरी पर उसे सबसे ज्यादा नाज था, उसे यह सुस्त सा दिखने वाला लड़का धीरे धीरे तार तार कर रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि तांग जिस तरह मेरी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों की वह चमक बता रही थी कि उसे अपने सामने एक बिल्कुल नया और ऊंचा पहाड़ मिल चुका